गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की यह वीडियो विषय व्यवसायिक अध्ययन के अध्याय 2 से है। किससे? अध्याय 2 यानी अभ्यास यानी चैप्टर 2 से है। उसमें जो हमारा चैप्टर चल रहा था तो वो चल रहा था व्यवसायिक संगठन के स्वरूप। सबसे बड़ा हमने पहले एकांकी व्यापार यानी एकल स्वामित्व, उससे नेक्स्ट हमने पढ़ा था संयुक्त हिंदू व्यवसाय परिवार और संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय। थर्ड पढ़ा था उसमें हमने सहकारी समिति, जो सब कंप्लीट हो गया है। आज का टॉपिक है हमारा कंपनी, संयुक्त स्कंध पूंजी कंपनी। क्या बेटा? संयुक्त स्कंध पूंजी कंपनी। तो कंपनी क्या है? जैसे जैसे आधुनिकीकरण होता गया, मानव सभ्यता के साथ विकास डेवलपमेंट होता गया, सबसे पहले हमारा क्या था? एकांकी व्यापार चलता था, यानी एक व्यक्ति होता था उस व्यापार को करता था, वो अपनी आवश्यकताएं या जनता की आवश्यकताओं की पूर्ति कर देता था। परंतु उसी का फिर बड़ा आकार हुआ था में साझेदारी में। साझेदारी में कम से कम 2 सदस्य, अधिक से अधिक जो हो सकते हैं 50 सदस्य हो सकते हैं। तो क्या हुआ? जैसे जैसे हमारे व्यापार में थोड़ा सा आधुनिकीकरण आ गया तो उसका आकार भी बहुत बड़ा होता गया। तो आज का टॉपिक, उसी टॉपिक पर आज हम बात करते हैं। तो कंपनी क्या है, कंपनी के बारे में थोड़ा सा हम पहले बता देते हैं आपको। तो कंपनी क्या है? कंपनी का सबसे पहला आप ये देखो एक्ट बोलते हैं अधिनियम 1956 है। एक जो अब न्यू है, न्यू एक्ट यानी जो संशोधित है, जो इसी में संशोधन करा है, तो वो कितना है हमारा 2013। तो कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार कंपनी क्या है? कंपनी वह है जो क्या तो इस अधिनियम के तहत पंजीकृत हुई हो यानी रजिस्टर्ड हुआ हो, या तो इस अधिनियम के तहत रजिस्टर्ड हुआ हो, या इससे पूर्व किसी अधिनियम के तहत उसका रजिस्ट्रेशन हुआ हो। यानी क्या है? कंपनी जो है एक रजिस्ट्रेशन के द्वारा जिसे मान्यता प्राप्त हुई हो वही कंपनी है। एक इन्होंने तो एक सिंपल लैंग्वेज में एक डेफिनेशन ये बता दे अधिनियम के तहत, या इससे पूर्व बता दे कि कंपनी अधिनियम, कंपनी वह है जो कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार पंजीकृत की गई हो, या इससे पूर्व किसी अधिनियम के तहत वो रजिस्टर्ड की गई हो, वो कंपनी है। पर बेटा एक और कंपनी का अर्थ बता रहा हूं। कंपनी विधान द्वारा निर्मित एवं कृत्रिम अदृश्य व्यक्ति है। क्या बताया हमने? कंपनी विधान द्वारा निर्मित एवं कृत्रिम अदृश्य व्यक्ति है जिसका समावेलन कंपनी अधिनियम के तहत किया जाता है। इसका अपना एक पृथक एवं स्थायी अस्तित्व होता है, पृथक एवं स्थायी अस्तित्व होता है, और आगे इसकी अपनी एक सार्वभौमिकता होती है जिसे हम कंपनी कहते हैं। थोड़ी विस्तार पूर्वक है बेटा, आप छोटी लिखना चाहो तो वो लिख दो कि कंपनी वह है जो कंपनी अधिनियम 2013 के तहत पंजीकृत की गई हो, या इसका रजिस्ट्रेशन किया हुआ है, या इससे पूर्व किसी अधिनियम के तहत किया गया हो। दूसरा मैं आपको बता रहा हूं क्या कि कंपनी विधान द्वारा निर्मित एवं कृत्रिम अदृश्य व्यक्ति है जिसका समावेलन कंपनी अधिनियम के तहत किया जाता है। इसकी अपनी एक जिसका अपना एक पृथक एवं स्थायी अस्तित्व होता है, इसकी अपनी एक सार्वभौमिकता होती है जिसे हम कॉमन सिटी या स्टैम्प या मोहर कहते हैं, वह कंपनी है। तो अब कंपनी की दोनों परिभाषा में से जो सी भी आपको अच्छी लगे बेटा वो आप कर सकते हो। अब आगे चलते हैं, इसकी डेफिनेशन को विस्तार पूर्वक मैं बता देता हूँ। जैसे जैसे इसमें वर्ड आए जाएंगे वैसे वैसे आपको समझा देता हूँ। कंपनी विधान द्वारा निर्मित एवं कृत्रिम अदृश्य व्यक्ति है। मैंने बताया कि कंपनी चाहे एकांकी व्यापार हो तो उसमें रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है ही नहीं, और यदि आपका व्यापार साझेदारी है तो उसमें आपका ऐच्छिक है, चाहो तो उसको रजिस्टर्ड करवा लो, चाहे उसको रजिस्टर्ड मत करवाओ। पर बेटा कंपनी जब तक रजिस्टर्ड नहीं होगी जब तक आप उसे स्टार्ट नहीं कर सकते। कंपनी का जो निर्माण होता है वो कंपनी अधिनियम के तहत रजिस्ट्रेशन होने के बाद ही होता है। मैंने क्या बताया? कंपनी विधान द्वारा निर्मित एवं कृत्रिम अदृश्य व्यक्ति है। कंपनी एक बनावटी व्यक्ति है। कृत्रिम मतलब बनावटी। क्यों बनावटी से क्यों कहा गया कि कंपनी अपने नाम से संपत्ति खरीद भी सकती है, संपत्ति बेच भी सकती है, कंपनी किसी के ऊपर वाद कर सकती है, वाद का मतलब मुकदमा कर सकती है, कंपनी के ऊपर भी कोई मुकदमा कर सकता है, जिसके कारण इसे एक कृत्रिम व्यक्ति माना गया। एक तो हम हो गए जो हम कृत्रिम नेचुरल है, जो हम है, और एक दूसरा होता है कृत्रिम जिसे हमने बनावटी बस एक कृत्रिम व्यक्ति का रूप दिया है। जैसे कंपनी होती है, संस्था होती है, कृत्रिम व्यक्ति में आते हैं।
तो क्या बताया, कंपनी विधान द्वारा कृत्रिम एवं अदृश्य व्यक्ति है। अदृश्य देखो, कंपनी कभी दिखाई नहीं देती, सिर्फ कंपनी की बिल्डिंग को संस्था दिखाई देती है, तो कंपनी क्या है, कंपनी एक कृत्रिम अदृश्य व्यक्ति है। इससे आगे चलते हैं, इसका मैंने बताया इसका निर्माण कंपनी अधिनियम के तहत होता है। तो बेटा आप कंपनी अपनी इच्छा से नहीं चला सकते जब तक आपको कंपनी लॉ से इसकी परमिशन न मिल जाए। इससे नेक्स्ट बेटा इसमें आया था कंपनी का प्रत्यक्ष एवं स्थायी अस्तित्व होता है। मैंने बताया था कंपनी का जो प्रत्यक्ष अस्तित्व, क्योंकि कंपनी एक लॉ के अकॉर्डिंग यानी कानून के अकॉर्डिंग इसका निर्माण होता है, लॉ के अनुसार इसका समापन होता है। नहीं तो आप अपनी इच्छा से इसे स्टार्ट कर सकते, नहीं आप अपनी इच्छा से इसे बंद कर सकते हो। तो क्या है, कंपनी का निर्माण किसी लॉ के माध्यम से किया जाता है, अधिनियम के माध्यम से होता है, इसलिए इसका जीवन स्थायी माना जाता है। मैंने बताया था पॉइंट क्या था, कंपनी का प्रत्यक्ष एवं स्थायी अस्तित्व होता है। कंपनी के जो डायरेक्टर, जो कंपनी के जो अंशधारी होते हैं, कंपनी अलग चीज है, कंपनी का अपना अस्तित्व अलग है और अंशधारियों का अपना अस्तित्व अलग होता है। इससे आया था कंपनी की अपनी एक साख मुद्रा होती है, यानी कंपनी की एक स्टैम्प होती है मोहर। कंपनी का कोई भी पढ़ने या कोई भी उसका प्रपत्र बिना मोहर के बेकार होगा। तो कंपनी की अपनी एक स्टैम्प होती है जिसे हम कॉमन सील या साख मुद्रा कहते हैं। अब बात आ रही, ये तो हो गया डेफिनेशन। अब इसका थोड़ा सा मैं इसके कुछ विशेषताएं बता रहा हूँ कंपनी की। कंपनी की विशेषता या लक्षण, कंपनी के लक्षण में सबसे पहले जो आया है बेटा क्या आया, कंपनी विधान द्वारा कृत्रिम एवं अदृश्य व्यक्ति, वो मैं आपको पूर्ण रूप से बता चुका हूँ। पहला लक्षण है कंपनी एक कृत्रिम एवं अदृश्य व्यक्ति है, वो मैं आपको बता चुका हूँ। कृत्रिम बनावटी होती है और ये अदृश्य होती, कंपनी नहीं दिखाई देती। दूसरा आता सीमित दायित्व, क्या है, सीमित दायित्व। देखो मैंने आपको एकांकी व्यापार पढ़ाया था, तो उसमें क्या था, उसमें एकांकी व्यापार का जो ओनर होता है उसका दायित्व क्या होता है, असीमित होता है। असीमित का मतलब होता है यदि उसके व्यापार को एकांकी व्यापार में लॉस हो जाता है तो उसकी निजी संपत्ति से भी पैसे वसूले जा सकते हैं। इसी प्रकार साझेदारी में यदि साझेदारी को फर्म को लॉस हो जाता है तो उनके साझेदारों के पर्सनल संपत्ति से भी और उनकी फर्म की संपत्ति से पैसा वसूल किया जा सकता है। परंतु बेटा कंपनी में ऐसा नहीं होता, कंपनी का दायित्व सीमित होता है। जिस कंपनी के जितने अंशधारी होते हैं उन्होंने जितने कंपनी के शेयर खरीद रखे और जहां तक पेड अप कर रखा वहीं तक उनका दायित्व होता है, उससे आगे उनका कोई दायित्व नहीं होता। यानी उनकी पर्सनल संपत्ति से किसी का कोई लेन देन नहीं होता। जितने कंपनी के अंशधारी के शेयर खरीद रखे हैं और उसमें भी जितना पेमेंट कर रखा है उतने तक की वो दायित्व का यानी लायबिलिटीज का पेमेंट करने तक का हकदार है। दायित्व का मतलब होता है कर्जा कितना पेमेंट करेंगे, जो कंपनी को लॉस हो जाता तो उनकी लायबिलिटीज क्या होगी। इससे नेक्स्ट आएगा स्थायी अस्तित्व। मैंने आपको बता दिया था कि इसका जो जीवन होता है वो लाइफ जो होती है लॉन्ग टर्म होती है, क्योंकि कंपनी का जो निर्माण होता है वो किसी अधिनियम के तहत होता है और अधिनियम के तहत ही बंद होता है। तो इसलिए इसका जीवन काल जो होता है स्थायी होता है, यानी लॉन्ग टर्म पीरियड होता है, लंबे समय तक ये कंपनी चलती है। इसका आगे निरंतर उत्तराधिकार। कंपनी में किसी भी अंशधारी की मृत्यु होने पर, पागल होने पर, दिवालिया होने पर फर्म कंपनी कभी बंद नहीं होती। फर्म जो है लगातार अपना कार्य चलता रहता है, जिसके कारण से निरंतर उत्तराधिकारी यानी उसे चलाने वाले उसके उत्तराधिकारी प्राप्त होते रहते हैं। इससे आगे आता सार मुद्रा। सार मुद्रा भी मैंने आपको बता दिया था कि कंपनी की एक अपनी स्टैम्प होती है, कॉमन सील यानी मोहर होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, कंपनी की सार मुद्रा कहते हैं। इससे आगे लाभ उद्देश्य। देखो हर एक व्यापार चाहे एकांकी हो, चाहे साझेदार हो, चाहे कंपनी हो, हर एक बिजनेस का उद्देश्य प्रॉफिट कमाना होता है यानी लाभ कमाना होता है। तो ऐसी प्रकार एकांकी व्यापार कंपनी का भी लाभ, सामाजिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, देखो एक चीज ध्यान रखना, सामाजिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए लाभ कमाना इसका उद्देश्य होता है। तीसरा है आपका अंशों का हस्तांतरण। कंपनी के अंशधारी इनके अंशों का हस्तांतरण की सुविधा होती है, कोई भी अंशधारी अपने अंशों को ट्रांसफर कर सकता है। तीसरा इससे नेक्स्ट है प्रतिनिधि व्यवस्था, यानी प्रतिनिधि व्यवस्था वह व्यवस्था होती है जो जैसे फर्म में आप कंपनी के अंशधारी हो तो आप एक
जो पृथक है वो स्थायी अस्तित्व माना जाता है। इससे आधार कार्य संचालन की सीमाएं। देखो इसमें आप अपनी इच्छा से कार्य नहीं कर सकते। जो कंपनी अधिनियम के तहत वर्क किया है, जहां तक कि आपकी लिमिटेशन है, उससे बाहर आप काम नहीं करोगे। यानी इसमें कंपनी में कार्य करने की सीमाएं निर्धारित होती है। इससे है कंपनी का समापन। देखो बेटा, जिस प्रकार कंपनी का निर्माण होता है उसी प्रकार कंपनी का समापन होता है। समापन की भी प्रक्रिया होती है। जब आप अधिनियम के तहत इसे रजिस्टर कराओगे तो उसी के तहत आप इसको खोल सकते हो, यानी इसको स्टार्ट कर सकते हो। तो कंपनी अधिनियम के तहत इसे बंद कर सकते हो। तो ये इसकी विशेषताएं थी। पर ये दूसरी बुक से है, आपकी बुक की भी मैच करेगी। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप उससे फोन करके पूछ सकते हो। तो आज का जो हमारा टॉपिक था वो था कंपनी का अर्थ एवं कंपनी के लक्षण। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है, ये दूसरे टाइप से अगर जो मैंने बताया है क्या तो इन्हें नोट कर लेना, और वरना अगर आपको जरूरत होगी तो मैं कल की वीडियो में आपको आपकी बुक से ही उसमें देखकर करा दूंगा आपको। ठीक है, आज का ये वीडियो हमारी यही समाप्त।